or personal use tips the balance in favor of fair use. सुरेश रोज की तरह आज भी बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। अरे लगता है आज भी बस छूट जाएगी। भाग सुरेश भाग। और सुरेश और भी तेजी से भागने लगता है। तभी उसके पहचान का एक आदमी साइकिल से गुजर रहा था। अरे सुरेश, अरे क्या हालचाल है? अरे हालचाल तो तुम देख ही रहा है, 7 बजने वाला है। लगता है आज बस छूट जाएगी। अच्छा तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। रामू अपने साइकिल को और तेजी से बढ़कर फिर से सुरेश तक पहुंच जाता है। सुरेश चल बैठ जा मेरे साइकिल पर, मैं छोड़ देता हूँ तुझे बस स्टॉप तक। सुरेश रामू के साइकिल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे स्टेशन तक पहुंचा देता है। अरे भाई रामू, अगर आज तो मुझे अपने साइकिल पर बस स्टॉप नहीं पहुंचाता तो आज तो मेरा बस छूट जाती यार। सुरेश रामू की साइकिल को देखता है। वैसे वाह भाई, साइकिल तो तेरी बहुत अच्छी है। अरे मैं तो तुझे भी यही कहता हूँ, एक साइकिल तू भी ले ले। रोज रोज भाग कर बस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। क्या तो तुम ठीक रहा है, पर तुझे तो पता है ना, मेरी सारी कमाई तो घर के खर्च निकालने में चली जाती है और ऊपर से मुझे तो यह चलाने भी नहीं आती। कहीं गिर गया तो हड्डियां टूट जाएगी मेरी। अरे यार तू भी ना बहुत बोला है, साइकिल से गिरने पर किसी की हड्डी नहीं टूटती और मुझे पता है, बहाने मत बना। उतनी ही देर में सुरेश की बस आ जाती है। चल अच्छा रामू, मैं चलता हूँ। और सुरेश अपने काम के लिए निकल जाता है। वैसे रामू तो ठीक ही कह रहा था, अगर मैं भी साइकिल ले लूं तो रोज रोज इस बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इस बस के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा। और फिर अगर बापू को दवा खाना ले जाना पड़े तभी आसानी होगी, पर इतने पैसे कहां से लाऊं? अगले दिन फिर से सुरेश बस पकड़ने के लिए चलता है। और आज फिर उसे रामू मिल जाता है। अरे सुरेश, अरे चल आजा भाई, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। सुरेश बिना हिचकिचाहट के रामू के साइकिल पर बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए बस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। अरे रामू यार, मुझे भी चलाना सिखाना तेरे साइकिल। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, चल आजा। फिर सुरेश रामू के साइकिल से साइकिल चलाना सीखता है। एक दिन रामू और सुरेश दोनों साइकिल से जा रहे थे। भाई सुरेश, अब तो तुम साइकिल चलाना भी सीख गया यार, अब तो कम से कम साइकिल ले ले भाई। भाई मैं तो तेरे ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। देख तिलकपुर से रामगढ़ तक रोज पैदल आना जाना कितना मुश्किल होता है भाई,
और ऊपर से फिर बस छूट गई तो और भी मुसीबत, फिर तो काशीपुर तक पैदल। रामू, सोच तो मैं भी रहा हूँ नई साइकिल लेने की, पर अरे पर वर कुछ नहीं यार, बस एक बार ले लेगा तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तू चाहे तो मैं दिलवा सकता हूँ तुझे साइकिल। वैसे साइकिल तू कितना में लेकर आया था? मैं 155 में लेकर आया था यार। रामू की साइकिल 155 रुपए के थे और अभी मेरे पास 70 रुपए है। कपड़े और मेरी जरूरत के सामान बाद में खरीद लूंगा, तब इसके हिसाब से मुझे 85 रुपए और जमा करने पड़ेंगे। इस महीने की तनख्वाह में तो घर का सारा सामान लाना है और बापू को तो फिर से डॉक्टर से दिखाना है, तो 2 महीने तो साइकिल ही नहीं ले पाऊंगा और उसके बाद से 75 जमा करने में मुझे कम से कम 1-2 महीना लग ही जाएंगे। आज से मैं अपने ऊपर एक आना भी खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, मैं सारा सामान ले आया हूँ, देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। अरे बेटा, तू अपने नए कपड़े लाने के लिए बोल रहा था ना, 2 जोड़ी ही बच्चे हैं। अभी 2 जोड़ी कपड़े हैं तो मैं कुछ समय के बाद ले लूंगा, और वैसे भी अभी जरूरत नहीं है। बापू, आपकी दवाइयां ले आया हूँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है बेटा। अगले महीने डॉक्टर ने बुलाया था, आपको याद है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है। और तू बता, तेरी नौकरी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है बापू। क्या हुआ, कुछ कहना चाहता है? नहीं नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खुद को इतना नहीं जानता जितना तुम्हें मैं जानता हूँ। चल बता, किस बात से परेशान है? बापू, ऐसा है कि मुझे एक नई साइकिल लेनी है। यह कैसी होती है बेटा? अरे पगली, उसमें 2 पहिए होते हैं और उस पर बैठो तो चलने लगती है। अच्छा, सच में ऐसा भी कुछ होता है? तो ले या बेटा। अरे नहीं माँ, वो रामू है ना, पास वाले गांव में रहता है, उसने बता रहा था कि उसने अपनी साइकिल 155 में खरीदी थी। ए ले, इससे थोड़ी तुम्हारी मदद हो जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारी कंगन नहीं ले सकता। जेवर के नाम पर बस यही तो है तुम्हारे पास, इन्हें तुम अपने पास रख लो और तुम देखना, मैं अपनी मेहनत से जल्दी साइकिल लेकर आऊंगा और फिर बापू को भी दवाखाना ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और तुम देखना, मैं तुम्हें भी अपनी साइकिल पर बैठाकर तिलकपुरन में घुमाऊंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन 120, 130, 135 और यह रहे 140, फिर और कम पड़ गए। मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद चपरासी सुरेश के लिए खाना लेकर आता है। भाई रामलाल, एक खाना ले जाओ। क्यों साहब, क्या हुआ? और क्या है ना, मुझे आज भूख नहीं है और आज से तुम मेरे लिए खाना लेकर मत आना। ठीक है साहब। एक समय नहीं खाऊंगा तो थोड़े पैसे तो बचे जाएंगे। थोड़े दिन में बाकी के पैसे भी इकट्ठे कर ले तो फिर मैं लूंगा एक साइकिल। कल जाकर रामू से बात करता हूँ और फिर एक अच्छी सी साइकिल देखा आऊंगा। सुबह सुबह सुरेश
हर रोज की तरह नौकरी के लिए निकल जाता है। शाम को लौटते समय सुरेश रामू के घर रुक जाता है। अरे बहुत दिन हो गया दोस्त, तू तो मानो ईद का चांद हो गया है, दिखाई नहीं देता। अरे भाई, वह काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सुबह जल्दी जाना होता था और रात को भी थोड़ी देर हो जाती थी। अच्छा सुन, तूने साइकिल के बारे में कहा था, तो चलेगा मेरे साथ साइकिल लेने? अरे नेकी और पूछ कब लेनी है साइकिल तुम्हें? अभी थोड़े पैसे और जमा कर लूं, फिर चलेंगे, बस 1-2 हफ्ता और। अच्छा ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। सुरेश और ज्यादा पैसा जमा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। एक हफ्ते बाद सुरेश फिर से रामू घर पहुंच जाता है। अरे रामू, चल जल्दी निकल बाहर। क्या हुआ भाई, आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया और आज इतना चहक क्यों रहा है? अरे वह मैंने तुझे कहा था ना, अभी अपने साइकिल लेंगे, तो चल हो जा तैयार। आज मैं दफ्तर में छुट्टी भी ले ली है। अच्छा ठीक है, मैं नहाकर चलता हूँ तेरे साथ। फिर थोड़ा देर में रामू और सुरेश शहर साइकिल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे दादा, एक अच्छी सी साइकिल लेनी है। और आइए आइए, यह देखिए, हमारे दुकान की साइकिल आपको कौन सी चाहिए? अरे दादा, वह सब तो ठीक है, आप तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि साइकिल पड़ेंगे कितने में? आपके लिए मात्र 180 रुपए में। क्या 180 में? बड़े भाई थोड़ा दिन पहले 155 में लेकर गया था और अब 180 में कितनी महंगी? अरे भैया, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। अरे भैया, थोड़ी तो कम करो। अरे दादा, कम तो नहीं हो सकते। अगर हम ऐसे ही दाम कम करते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? अच्छा आप बताओ, आपके पास कितने हैं? अरे सुरेश, परेशान क्यों हो रहा है? 20 रुपए तो है, मैं देता हूँ। नहीं नहीं भैया, यह साइकिल तो मैं अपने दम पर लेना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। मैं फिर कभी साइकिल ले लूंगा। फिर मुंह लटकाकर सुरेश वहां से निकल जाता है। सुरेश के पीछे रामू भी चला जाता है। सुरेश और रामू दोनों साइकिल पर बैठे हुए। क्या हो जाता अगर तुम मुझे से पैसा ले लेता तो? मैं खुद के दम पर साइकिल लेना चाहता हूँ, बस इसलिए थोड़े समय की और बात है, और वैसे भी 20 रुपए ही तो कम है, मैं जैसे तैसे जमा कर लूंगा। बात तो ऐसा कर रहा है जैसे तुम अपने बगीचे में पैसों का पेड़ लगा कर रखा है कि जल्दी से जाकर तुमने तोड़ लेगा। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तूने 1 रुपया कितना मुश्किल से जोड़ कर रखा था अपने साइकिल के लिए, और अगर इनमें से पैसे खर्च हो गए तो? होते तो हो जाने दो, नहीं लूंगा साइकिल, और क्या कोई पहाड़ थोड़ी ना टूटेगा। फिर सुरेश मुंह लटकाकर घर पहुंच जाता है। 20 रुपए ही तो है, कर लूंगा, जाने पर अगर तब तक साइकिल और महंगी हो गई तो? अगले दिन राजेश दफ्तर में बैठे अपना काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आता है। साहब राम राम, मेरा नाम रघु है।
वह क्या है ना साहब, अगर आप एक मेरा काम कर दो तो मैं आपको मुँह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कैसा काम? बस इस कागज पर दस्तखत करना है। इसमें लिखा है कि सोमनगर नगर की सारी जमीन मेरे नाम पर है, ना कि मेरे भाई जुगनू के। नहीं साहब, मैं यह नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। अरे सोच लो, मैं मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सोच लिया, आप जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश का बॉस श्रीकांत सुरेश के ऑफिस में आता है। सर, आपको आने क्या जरूरत थी? और कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं सुरेश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे ऑफिस में एक आदमी आया था, वह मैंने ही भेजा था, और जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम जैसा ईमानदार आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। धन्यवाद साहब। साहब, मैं कुछ आपसे मांग सकता हूँ? हाँ सुरेश, कहो क्या बात है। इस महीने की तनख्वाह आज ही दे देते तो क्या है ना, मुझे थोड़ी जरूरत थी। श्रीकांत बिना कुछ कहे तुरंत ही सुरेश को तनख्वाह देता है। सुरेश पैसा लेकर खुश होकर फिर से उस साइकिल के दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार सुरेश को देखकर तुरंत पहचान जाता है। अरे बाबू, आज अकेले ही आए हो? हाँ दादा, मुझे साइकिल लेनी थी ना, वह आप मुझे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, यह लीजिए बाबूजी, 180 रुपए की है, याद है ना आपको? हाँ याद है मुझे, एलो तुम्हारे 180 रुपए। और सुरेश खुशी से झूमते हुए साइकिल पर बैठकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही सुरेश गांव पहुंचता है, सभी लोग उसकी साइकिल को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे वो मुरारी, देखो तो जरा, सीताराम का छोरा क्या तूफान लेकर आया है। अरे जल्दी घर से बाहर निकलो। सुरेश साइकिल चलाते हुए अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर के सामने खड़ा होकर साइकिल का घंटी बजाता है। सुरेश के साइकिल को देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। माँ, बापू, बाहर निकालो, देखो जरा, मैं साइकिल ले आया हूँ। अरे ओ भैया, ये क्या नई बाला है? काका, यह साइकिल है साइकिल। ये शैलीन क्या होता है? अरे काका, शैलीन नहीं, साइकिल साइकिल। हाँ, वह अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। साइकिल यह कोई नाम होता है भला? इसका नाम तो बिल्लो रानी होना चाहिए। अरे बाबा, क्या नाम रखा है? बिल्लो रानी क्या नाम है? अगले दिन सुबह सुरेश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी साइकिल बिल्लो रानी पर बैठकर जाने लगता है। अरे बेटा, मुझे पास के गांव में थोड़ा काम था, क्या मुझे अपनी बिल्लो रानी पर वहां तक छोड़ देगा? हाँ काका, क्यों नहीं, आओ बैठो। शाम को दफ्तर से आते समय आज तो रामू को भी अपनी साइकिल दिखाऊंगा, वह भी साइकिल देखकर खुश हो जाएगा। और रामू के घर पहुंच जाता है और अपने साइकिल का घंटी बजाने लगता है। अरे वाह, नई साइकिल, चलो आखिर तुमने साइकिल ले ही लिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहता है। जिस किसी को भी दूसरे गांव तक जाना होता था, वह सुरेश के साइकिल पर बैठकर चला जाता था। फिर दूसरे दिन एक लड़का दौड़ते हुए आता है। अरे सुरेश भैया, सेठ साहब ने
सबको चौराहा पर बुलाया है। थोड़ी देर में सब लोग चौराहे पर पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ आप सबको यह बताने के लिए बुलाया है कि पास के कुछ गांव में साइकिल का प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारा गांव कभी भी किसी काम में पीछे नहीं रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम सबको दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं। सुरेश, हमारे गांव में सिर्फ तुम्हारे पास ही साइकिल है और तुम्हारे अलावा पूरे गांव में किसी को भी साइकिल चलाने नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे गांव की तरफ से तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और बता दो सबको कि हमारा गांव किसी से कम नहीं है। ठीक है सेठ साहब, प्रतियोगिता कब है? आने वाले पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सुरेश अपने बड़ों से आशीर्वाद लेता है। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लोग अपने अपने साइकिल पर बैठकर समाप्त रेखा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह देखो, हमारा सुरेश सबसे आगे है। आपको पता है वह जो दूसरे नंबर पर है उसके दफ्तर के चपरासी हैं और तीसरे नंबर पर उसका दोस्त है और उसके बाद वाला पास के गांव के एक लड़का है। देख लेना, जीतेगा तो हमारा सुरेश ही। ऐसे भी तो सभी लोगों ने हार मान लिया है और देखो सुरेश कितना आगे है। सुरेश समाप्त रेखा के थोड़े ही दूर होता है और साइकिल का ब्रेक लगाकर रुक जाता है। इतने में ही रामलाल आगे निकल जाता है और सुरेश फिर से साइकिल चलाने लगता है। अरे अरे, ये किया इसने, साइकिल क्यों रोक ली और चपरासी को जीता दिया। हे भगवान, इसकी मति तो नहीं मारी गई। प्रतियोगिता के कुछ देर बाद सभी लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मूर्ख सुरेश, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? तूने जानबूझकर हार गया और उस चपरासी को जीता दिया। सेठ साहब, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं यह प्रतियोगिता हार गया, पर हम सब तो सिर्फ अपने गांव को बड़ा बताने के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते थे। लेकिन रामलाल, उसकी माँ की आंखों का इलाज करना बहुत जरूरी था। इतना खुदगर्ज है कि उसने कभी किसी की मदद नहीं ली। अगर मैं इस प्रतियोगिता में जीत जाता तभी मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुम पर। आज तुमने हार कर भी मुझे जिता दिया।